हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जी के और इसमें आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली हम मैटर की स्टडी करेंगे कि मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उससे रिलेटेड अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है? उसके फादर है एक फ्रेंच केमिस्ट है लिवोजियर। उनको वो माना जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर और ये रहे थे एक्टिव 1743 से लेकर 1793 के बीच में। अब बात आती है कि मैटर है क्या। अब हमने ये तो बोल दिया कि मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल। बट मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन अब बचपन में सबने पढ़ी होगी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज जिसका थोड़ा बहुत वेट हो और वो जगह घेरती हो उसको बोलते हैं मैटर। मैटर की नीचे यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर सेंसेस। जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसका अपना थोड़ा बहुत वेट होता है और जो जगह ऑक्यूपाई करती है, तो उसको बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, बुक ले लो, चेयर, टेबल, जो भी चीज है, जो भी हमें आसपास चीजें दिख रही है, वो सब क्या है? वो मैटर है। पहले जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन दी थी 5 बेसिक एनिमल्स के एलिमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है कि 5 चीजों से जो मैटर है वो बनती है। इन 5 में से किसी भी चीज से मैटर बनी होती है। 5 बेसिक एलिमेंट्स जिसको बोलते थे 5 तत्व। ये कौन कौन से थे 5 तत्व? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इन 5 चीजों से एक मैटर बनती है। उनके अकॉर्डिंग जो हर एक चीज है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी होती है। कोई भी चीज की बात कर लो, उनमें ये 5 बेसिक जो एलिमेंट्स है वो होंगे ही होंगे। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने भी फिर कुछ ऐसी ही मैटर की क्लासिफिकेशन दी थी। एक इंडियन सेज थे महर्षि कर्णट। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि मैटर की जितनी भी फॉर्म्स है ना, वो सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अणु। और ये जो अणु होते हैं ये फिर आगे मिलकर और छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अणु क्या है? टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, फिर और ये मिलके क्या बनाते हैं? स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु को क्या बोलते हैं? परमाणु को बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो जो मैटर है, मैटर किस चीज की बनी होती है? मैटर एटम्स की बनी होती है। मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स को मिला के क्या बनती है? एक मैटर बनती है। अब फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन दे रखी है मैटर की। जो मैटर है, मैटर की एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आती है और एक आती है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के इसके 3 टाइप्स है। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर 2 तरह की होती है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में फिर आगे टाइप्स आ जाती है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में फिर आगे 3 टाइप्स आ जाती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। और कंपाउंड्स में फिर आगे 2 टाइप्स आ जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन का टेबल है ना, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, वहां पे भी आप देखकर उसको स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया। अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको हम एक एक करके उठाएंगे और इसको प्रॉपर देखेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करिए तो फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आ जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। इसमें आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट वो स्टेट है जिसका डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। मतलब कि अगर हम इसको कंप्रेस भी करेंगे, इसमें प्रेशर डालेंगे, तो इसकी ना तो शेप चेंज होगी ना ही वॉल्यूम चेंज होगा। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं
और रिजिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हो गया, वुड, ब्रिक्स, कॉपर, ठीक है। आप वुड की बात कर लो, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लो, उस पर प्रेशर डालोगे तो उसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा, एक फिक्स शेप रहेगी और फिक्स वॉल्यूम रहेगा। नेक्स्ट आती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो फिक्स रहता है इसका, बट जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, शेप इसकी चेंज हो जाती है। मतलब कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे ना, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेंगे। अगर हमने लिक्विड को ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा, अगर उसको हम किसी कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, बट वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट आती है फिर गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। अब इसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है और शेप भी होती रहती है। जब इसमें हम प्रेशर डालते हैं तो ये कंप्रेस भी हो जाता है, और अगर हम इसको किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उस कंटेनर की शेप नहीं लेगा, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है कंपैरेटिवली लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। बट जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, इसलिए अगर हम इसको किसी भी जगह पे गैस को रखेंगे तो वो सारी जगह पे वहां पे फैल जाएगी। बेशक थोड़ी सी गैस हो, उसको बड़े सारे बर्तन में डाल दोगे तो वो सारे बर्तन में इधर उधर उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो घूमते रहेंगे आपस में, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं रहेंगे, वो इधर उधर घूमते रहेंगे जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो एयर की ही बात कर लो, एयर को फुटबॉल में हवा को भरोगे तो फुटबॉल में अगर हवा ज्यादा भरोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, कम भरोगे तो वो छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी शेप जो है वो भी चेंज होती रहती है। अगर फुटबॉल के ऊपर बैठ जाओगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फिर आता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज होना, और लिक्विड से वेपर स्टेट में कैसे चेंज होते हैं। सॉलिड स्टेट को अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को आगे और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। और इस वेपर स्टेट को अगर हम फिर से ठंडा कर देंगे तो ठंडा करने से ये वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट को फिर से और ज्यादा हम ठंडा कर देंगे तो ये आ जाएगा वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब ये तो थी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने अभी अभी पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा एक 4th स्टेट आती है मैटर की, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, और एक 5th स्टेट भी आती है जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। अब ये दोनों स्टेट्स क्या है, अब देखो सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ये तो सबने पढ़ी ही है, 10th तक आती है, बार बार आती है, हर साल ही इसमें इसको पढ़ाया जाता है कि सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड होती है, गैसियस स्टेट होती है। बट प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट ये 4th और 5th स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा स्टेट कब होती है, प्लाज्मा स्टेट तब होती है जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मैटर को गर्म करते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जब मैटर को गर्म किया जाता है तो उसके बाद जो उस मैटर की स्टेट आती है वो आती है प्लाज्मा स्टेट। जो प्लाज्मा स्टेट होती है इसमें फ्री, हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। मतलब उनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेज होती है, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत तेजी से इधर उधर वो घूमते हैं। अब गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो तो धीरे धीरे मूव करते हैं ना, मूव तो होते हैं बट धीरे धीरे होते हैं। प्लाज्मा स्टेट में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ना बहुत तेज होती है, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हो गए, न्यून साइन बल्ब्स हो गए, इनमें क्या होती है, इनमें होती है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन होती है, इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती है जो किसी दूसरी गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करती, उन गैसेस को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। अब जब इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास होता है तो ये फिर ग्लो करती है, ग्लोइंग प्लाज्मा इसमें होता है, ग्लोइंग प्लाज्मा ये प्रोड्यूस करती है तो ग्लो करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये प्लाज्मा स्टेट में आते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जैसे नियॉन गैस हो गई, इनर्ट गैस है, तो इसमें से जब करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये फिर इसमें ग्लोइंग प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो कलर होता है
जो ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती है इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो गैस है उसका नेचर क्या है, गैस के नेचर पे फिर इसका कलर चेंज होता है। अब जो प्लाज्मा होता है, ये CFL ट्यूब्स जो हम घरों में यूज करते हैं, इसमें जो प्लाज्मा होता है ये फिर एक प्लाज्मा स्टेट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। 1920 में स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे सत्येंद्रनाथ बोस ने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बताया था कि मैटर की एक फिफ्थ स्टेट भी होती है। बाद में फिर अमेरिकन साइंटिस्ट उन्होंने भी फिर इस स्टेट के बारे में स्टडी करा और फाइनली वो सक्सेसफुल रहे इस स्टेट के बारे में स्टडी करने में, और उन्होंने भी फिर ये बात क्लियर कर दी कि यस, जो फिफ्थ स्टेट है मैटर की वो भी एग्जिस्ट करती है। बोस आइंस्टाइन स्टेट क्या है? आप देखो, इसकी जो डिस्कवरी है वो इन्होंने करी थी ना, सत्येंद्रनाथ बोस ने, तो इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन स्टेट पड़ गया। ठीक है, अब ये स्टेट आती कैसे है? बोस आइंस्टाइन स्टेट में जो मैटर होता है ना उसको हम सुपर कूल करते हैं। सुपर कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, सबसे लो डेंसिटी में एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे हम बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल एयर की डेंसिटी होती है ना उससे भी मतलब 100,000 टाइम्स इसकी डेंसिटी कम होती है। तो उस पे जब हम मैटर को सुपर कूल करते हैं तो सुपर लो टेम्परेचर पे जब हम इसको सुपर लो डेंसिटी में सुपर लो टेम्परेचर पे जब ठंडा होता है, जो मैटर ठंडी होती है, तो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। उसके बाद जो मैटर की स्टेट आती है उस स्टेट को बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। अब देखो, दो स्टेट्स हमने पढ़ी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। प्लाज्मा में क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्म, हाईली जो टेम्परेचर है ना उस पे हम उसको गर्म कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में हम उसको ठंडा कर रहे हैं, बहुत ही कम डेंसिटी पे उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर रहे हैं, सुपर कूल कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सट्रीम वाली स्टेट्स होगी दोनों। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या आते हैं? हमने केमिकल क्लासिफिकेशन करी थी ना, केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स थी, एक तो प्योर सब्सटेंस था, एक था मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसको फिर आगे हम सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग मैटर्स में। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको हम आगे सेपरेट नहीं कर सकते। वो जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के फिर आगे दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस की ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम आगे ना तो तोड़ सकते हैं ना ही उससे और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बना सकते हैं बाय अ ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। किसी भी तरीके से उससे ना तो आगे कोई और सिंपल सब्सटेंस बनेगा और ना ही उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उसको आगे तोड़ भी नहीं सकते और ना ही उससे और सिंपल सब्सटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब देखो, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो होता है उसका आगे हम कोई और सब्सटेंस नहीं बना सकते। ऐसे नहीं है कि गोल्ड से आगे हम कॉपर बना लेंगे या ब्रॉन्ज अलग निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो गोल्ड है वो एक प्योर सब्सटेंस है, ना ही गोल्ड की कोई सिंपलर फॉर्म है, ना ही गोल्ड को आगे हम तोड़ के इसकी कोई और इससे कोई और सब्सटेंस बना सकते हैं। गोल्ड को तोड़कर गोल्ड की चीज ही बनेगी। गोल्ड को तोड़कर ऐसे नहीं है कि आप डायमंड की चीज बना दोगे या फिर आप कॉपर की चीज बना दोगे। जो गोल्ड है गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, इसका और कोई भी सिंपल सब्सटेंस नहीं है। जो एलिमेंट्स है ये आगे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स कौन सी होती है? जो मेटल्स होती है वो सॉलिड होती है मरकरी को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि जो मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। मेटल्स नॉर्मली जो मेटल्स होती है वो सॉलिड होती है और ये हार्ड भी होती है। सॉलिड होती है और दूसरा हार्ड होती है। मेटल्स में लस्टर होती है। लस्टर मींस इनमें चमक होती है। अगर आप मेटल्स देखोगे तो वो थोड़ी चमकदार होती है मेटल्स। जैसे कि गोल्ड की बात कर लो, गोल्ड में भी शाइन होती है ना थोड़ी सी, तो लस्टर होती है, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मींस इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाती है और हीट भी पास करती है। गर्म करोगे तो ये गर्म डेफिनेटली होएंगे। ठीक है, मेटल की जो कंडक्टिविटी है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये डिक्रीज होती है। ठीक है, मेटल का अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो उससे इसकी जो कंडक्टिविटी है वो
डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी मतलब इनमें से जो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने बोला था, तो ये थोड़े इसकी जो कंडक्टिविटी वो कम हो जाएगी। क्यों कम होएगी? क्योंकि इनमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं लैटिस पॉइंट्स पे, उनमें वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम इनको गर्म करेंगे, गर्म करने से इनके जो लैटिस पॉइंट्स में पॉजिटिव आयंस है उनकी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। वाइब्रेशन होने की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। इनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो थोड़ा कम पास होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स होते हैं जो इनके कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारी की सारी मेटल्स है। फिर आती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एलिमेंट्स ही होते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना नॉन मेटल्स की, मेटल्स की बिल्कुल ही उल्टी होती है। ठीक है, मेटल्स क्या था? मेटल्स सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये जो होते हैं नॉन मेटल्स, ये सारी स्टेट्स में ही होते हैं। इनमें ना तो लस्टर होती है आयोडीन को छोड़ के, ठीक है, आयोडीन में होती है, अदरवाइज जो नॉन मेटल्स है इनमें लस्टर भी नहीं होती, और ये पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्शंस आ जाती है इनमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटल्स में मरकरी की एक्सेप्शन थी ना, कि वैसे मेटल्स सॉलिड होते हैं बट जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, तो मरकरी इसमें एक्सेप्शन में आ गई थी। सेम नॉन मेटल्स में है, जो नॉन मेटल्स है इनमें लस्टर नहीं होती बट आयोडीन में लस्टर होती है, इसमें एक ये एक्सेप्शन आ गई। पुअर कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल्स, बट ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो नॉन मेटल्स है ये मेलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ मेलिएबल एंड डक्टाइल? मतलब कि जो नॉन मेटल्स है ऐसे नहीं है कि उसको अगर हम हैमर से कूटेंगे तो उसकी एक थिन शीट बन जाएगी, या उससे फिर आगे हम और चीजें बना लेंगे, उस थिन शीट को कट करके उसकी हम वायर्स बना लेंगे या कोई और चीज बना लेंगे। ऐसा नॉन मेटल्स में पॉसिबल नहीं है। मेटल्स में पॉसिबल था। मेटल्स में हम उसको हथौड़े से अगर हम मारते थे तो उसकी एक थिन शीट बन जाती थी, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, उसको हम कूट कूट के उसकी एक थिन शीट बना लेते थे, फिर उसके आगे और चीजें बना लेते थे, जैसे कॉपर वायर्स हो गए, गोल्ड के की इतनी सारी ज्वेलरी बनती है। तो वो मेलिएबल एंड डक्टाइल थे मेटल्स, बट नॉन मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये सारे आगे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स। फिर थर्ड टाइप आ गई मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स एलिमेंट्स ही होते हैं। तो इनमें जो मेटालॉइड्स होते हैं ना, इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज ही होती है। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मुथ हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स हम प्योर सब्सटेंस की टाइप्स कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स पढ़ा है, एलिमेंट्स की टाइप्स कर ली है, अब हम करेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस है जिससे हम दो या दो से ज्यादा अलग, जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, बट ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में आता है, बट इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, बट ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। एक इसका प्रोपोर्शन जो होता है फिक्स होता है, वो उसी प्रोपोर्शन में ही रहता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया। अब वाटर की बात कर लो, वाटर किससे बनता है? H2O से, मतलब हाइड्रोजन के इसमें दो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक होता है, और ये फिक्स प्रोपोर्शन में ही रहता है। इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इसमें जो रेशियो रहती है 2:1 होती है, और 2:1 ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी टाइम पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रह जाएगा या ऑक्सीजन के दो बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर देख लिया, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्मल, कोल, ईथर, तो ये सारी चीजें आती है कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स में। कंपाउंड्स आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक टर्म जो है उसको हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी यूज करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के लिए भी यूज करी जाती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स। अब हमने जब बायो कर रहे थे, बायो के लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर में, पता नहीं पढ़ा था, सेकंड या थर्ड लास्ट लेक्चर में ऐसे मैंने करवाया था, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह
तो उसमें हमने सोर्सेस पढ़े थे इनके, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, प्रोटीन के सोर्सेस, ऑयल्स के सोर्सेस। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि इनके जो सोर्सेस है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेस हैं ये लिविंग होते हैं। ये हमें या तो प्लांट सोर्सेस से मिलेगी या फिर एनिमल सोर्सेस से मिलेंगे। तो मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट हो गया, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जैसे कि रॉक से कोई मिल रहा है, मिनरल्स से, ठीक है, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये क्या है, ये इनके नॉन लिविंग सोर्स है। कॉमन सॉल्ट जो है ये नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है हमें, ठीक है, लिविंग सोर्स से नहीं मिलता। मार्बल है, रॉक से मिलता है तो नॉन लिविंग सोर्स है इसका। वॉशिंग सोडा है, अगेन मिनरल से मिलता है, तो ये इसका नॉन लिविंग सोर्स है। तो जो लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट फिर टर्म आती है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब हम मिक्सचर को शुरू करते हैं। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल जाते हैं एक इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो वो क्या बनता है आगे, वो बनता है फिर मिक्सचर। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, सॉरी, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो अनचेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीजें होती है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, अब मिल्क का जो कंपोनेंट है वो नहीं हम चेंज कर सकते, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं हम चेंज कर सकते, बट इसमें जो आगे मटेरियल होता है इसमें वो इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, अब कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होता। जैसे मिल्क में कैल्शियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अब ये इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बट होते जरूर है, ठीक है, ये रहेंगे ही रहेंगे मिल्क में। इसको ऐसे नहीं है कि मिल्क से हम कैल्शियम को अलग कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। सी वाटर हो गया, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड, तो ये सारी एग्जांपल्स आ गई मिक्सचर की। मिक्सचर फिर आगे दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती सेपरेशन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि हम पानी में हमने नमक घोल दिया या पानी में हमने चीनी घोल दी, तो उसमें क्या है, जो नमक है वो पानी में प्रॉपर्ली मिक्स अप हो जाएगा, जो शुगर है वो पानी में प्रॉपर्ली मिक्स अप हो जाएगी। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट मिक्स है या इसमें शुगर मिक्स है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और इनमें कोई जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। जैसे पानी है, हम पानी में नमक घोल के हम पानी रख देंगे तो हम देखकर ये बता नहीं सकते कि इसमें कुछ मिक्स है या फिर ये प्योर पानी ही है। तो सेम, तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर में जो चीज है वो उसमें प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये पूरे पानी के में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये बनता है होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, इसकी विजिबल बाउंड्रीज होती है, देखकर पता चलता है कि ये मिक्सचर है, ठीक है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो अलग अलग दिखाई देते हैं, पता चलता है। जैसे कि पानी में आप सैंड डाल दोगे, अगर पानी में सैंड डाल दोगे तो वो पानी में मिक्स नहीं होगी, वो अलग रहेगी, पानी के नीचे बैठ जाएगी, तो वो देखने से पता चलता है कि हाँ ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। या मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड हो गया, ठीक है, सैंड में हमने कुछ वो कंकर से डाल दिया आयरन के, ठीक है, लोहे के कंकर से डाल देंगे तो वो अलग दिखेंगे सैंड में, पता चलेगा कि सैंड में वो जो है आयरन फिलिंग्स है वो इसमें अलग अलग है, ठीक है, वो देखने को पता चल जाता है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें चीजें यूनिफॉर्मली मतलब उसमें मिक्सअप हो जाती है, हेट्रोजीनियस में मिक्सअप नहीं होती, अलग अलग रहती है, राइट। तो अब जो ये हेट्रोजेनियस, सॉरी बस इतना ही था आज के लिए। आगे जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके मेथड से सेपरेशन के। ये जो मिक्सचर हमने पढ़े हैं ना, होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर, तो इसको सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड होंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।